बात रायभा नामक गांव की है, जहां पर राजा नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी आशा के साथ रहा करता था। राजा के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। बेटे का नाम गोपाल और बेटी का नाम मीनू था। राजा मछलियाँ पकड़कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। गांव में एक ही नदी थी, जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और गर्मियां बढ़ने के साथ साथ नदी में मछलियों की कमी होती जा रही थी। राजा अपने घर आया और निराश होकर अपनी पत्नी आशा से बोला, आशा, तुम्हें पता है आज भी मुझे बहुत कम मछलियां मिली थी नदी में, इसलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं ये चावल और थोड़ा धनिया और नमक ला दिया है। बस अब तुम इनको बना लो और चावल बना लो, हम वही खा लेंगे। सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा जल्दी जाऊं नदी पर, शायद थोड़ी और मछलियां मिल जाएं। राजा की बूढ़ी माँ राजा की बात सुन रही थी और वो राजा से बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तू बस ऐसे ही मेहनत करता रहे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं और अच्छे बुरे दिन तो जीवन का समय है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगा देती हूँ। सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। फिर अगले दिन राजा थोड़ा जल्दी उठकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल गया, इस आस में कि वो जल्दी जाएगा तो उसे मछलियां मिल जाएगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि और भी कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह जल्दी वहां उपस्थित थे। तभी एक मछुआरा रामू राजा के पास आया और उसके पास आकर बोला, श्यामू भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियां तालाब में कमी है तो ज्यादा भला कहाँ से मिलेंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तालाब छोड़कर हमें कोई और तालाब देखना होगा मछली पकड़ने के लिए। हाँ किशन, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि आसपास के सभी गांव में बस एक ही तालाब है। हाँ भाई, वो भी ठीक है। ऐसा कहकर किशन अब वहां से चला गया। शामू ने भी अपना जाल पानी में डाल दिया, लेकिन उसके जाल में भी 3-4 मछलियां ही फंसी थीं। वो बहुत निराश था। मायूसी के साथ वो बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उससे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला, आज भी बस इतना ही मिला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी राजा की बेटी मीनू बोली, ये क्या पिताजी, आज भी हमें बस रूखी सूखी ही खानी पड़ेगी। अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन बीत गए हैं। उसकी माँ मीनू को बीच में रोकती हुई बोली, मीनू, तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो। चलो चुपचाप से खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। अपने पिताजी से बात करने की तमीज खो चुकी हो तुम। राजा समझ रहा था कि आशा सिर्फ मीनू को चुप करवाने के लिए ऐसा कह रही थी, ताकि राजा ज्यादा परेशान ना हो। आशा ने जल्दी से दाल चावल बनाए और सभी ने खाना खाया। उसके बाद राजा अब अपनी माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए उनसे बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी का और मेरा दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। समय बदलता है, आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा। बस तू निराशा को अपने गले से मत लगने देना। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। राजा अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम करने लगा। बूढ़ी माँ भी राजा के सर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, राजा जब घर आया तो उसकी पत्नी आशा ने उसे बताया, अजी सुनते हैं माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। ये सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया और बोला, आशा, तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? अजी आप इतनी चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली शीला दीदी से 500 रुपए मांग कर लाई हूँ। ये रहे 500 रुपए, आप जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ। बड़े बूढ़ों का सर पर साया होना बहुत जरूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। राजा वो पैसे ले लेता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। इसके बाद दवाई लेकर राजा घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लो दवाइयाँ और समय पर खाना। बेटा,
तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि आशा पड़ोस से उधार मांगकर ये पैसे लाई है मेरे इलाज के लिए। तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ? तुम हमारे लिए बहुत महत्व रखती हो। तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि ये दवाइयां खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। राजा की माँ राजा के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और दवाई खा लेती है। फिर राजा की माँ सो जाती है। सुबह की लगभग 12 बज चुके थे। आशा मीनू से बोलती है, मीनू बेटी, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई हैं। जरा तू जाकर देख तो कि दादी अभी तक क्यों नहीं उठी हैं। उन्हें जगाकर बाहर ले आ। और बेटी, तब तक मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर दादी को लेकर आती हूँ। मीनू दादी के कमरे में जाती है तो देखती है कि दादी आंखें बंद करके सो रही है। मीनू ने उन्हें बहुत जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी नहीं जागती। उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है। माँ तुम्हें बुला रही है। आप ही तो बोलते हो कि अच्छे लोग ज्यादा देर तक नहीं सोते। सुबह उठना अच्छा होता है। दादी माँ उठो ना। दादी माँ। जब मीनू के बहुत उठाने पर भी उसकी दादी माँ नहीं उठती, तब वो अपनी माँ से आकर कहती है, माँ, दादी माँ तो उठ ही नहीं रही। मैंने उन्हें बहुत जगाया। आशा ने मांजी के कमरे में जाकर देखा तो उनका देहांत हो चुका था। माँ जी, माँ जी, माँ। राजा ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब राजा जब भी अपने घर में बैठा होता तो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत दुखी होता। एक दिन राजा आशा से बोला, आशा, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। हाँ जी, आप सही कहते हैं। मैं भी इस कमरे को बंद कर देती हूँ। इस कमरे को देखती हूँ तो माँ जी की बहुत याद सताती है। फिर आशा उस कोठरी को बंद कर देती है। राजा की माँ के देहांत को अब लगभग 1 महीने का समय बीत चुका था। राजा के हालात अब भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो परिस्थितियों से जूझ रहा था। एक दिन राजा आशा से बोला, आशा, मुझे लगता है कि मुझे अब मछली बेचने का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। अगले दिन राजा अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो कई जगह काम तलाशता है, लेकिन उसे कोई काम कहीं नहीं मिलता। वो अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था, तभी उसे रामू दिखाई देता है, जो एक किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। रामू ने जैसे ही राजा को देखा तो उसे आवाज लगाई, राजा भाई, अरे ओ राजा भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं रामू भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। हाँ राजा भाई, मछलियों में तो अब कोई फायदा नहीं रहा, इसीलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है रामू भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद राजा घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, आशा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अब क्या करूं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। अगर आप कहीं तो मैं आपको बताऊं? हाँ हाँ आशा, बताओ। हाँ जी, जब मैं अपने मायके में थी तो बहुत अच्छे पानी पूरी बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरे हाथ के पानी पूरी बहुत पसंद थे। अगर आप कहें तो मैं घर से पानी पूरी बनाकर दे दिया करूंगी और आप उन्हें तलकर बेच दिया करना। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई पानी पूरी की दुकान नहीं है। आपके पानी पूरी बहुत बिकेंगे, बस हमें एक कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगे या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता आशा, लेकिन ठीक है, तुम मुझे पानी पूरी बनाकर दो और मैं उसे बेच कर देखता हूं। लेकिन आशा, उसमें भी एक सवाल है।
हमारे पास पानी पूरी की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। हम पानी पूरी की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो, गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। फिर आशा थोड़ी देर सोचती है और चहकते हुए बोलती है, आपको याद है जब मैं दुल्हन बनकर नई नई घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपना मंगलसूत्र उतार कर दिया था। वो मंगलसूत्र अभी भी मेरे पास जैसा का तैसा रखा है। ऐसा करते हैं, हम उसे बेच देते हैं और उसी से पानीपुरी की दुकान शुरू कर देती हैं। नहीं नहीं आशा, वो माँ जी की आखिरी निशानी है। हम उसे नहीं बेच सकते। उस मंगलसूत्र में माँ का आशीर्वाद भी तो है। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाई जाए। आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है। और हो सकता है माँ का आशीर्वाद इसीलिए अभी तक मेरे पास रखा हो कि वो आपके काम आ जाए। और इस तरह आशा जिद करके अपना मंगलसूत्र बेचने के लिए दे देती है। राजा मंगलसूत्र बेचकर पानीपुरी के लिए आलू की बोरी, तेल, मसाले, कढ़ाई, सारी चीजें खरीद कर ले आता है और आशा से कहता है, देखो आशा, मैं सारा सामान ले आया हूँ। बस तुम मुझे पानीपुरी बनाकर दे दो और मैं तलकर बेचता हूँ। तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूँ। राजा ठेला लेने के लिए चला जाता है। इधर आशा ने सारी चीजें किचन में जमाई और पानीपुरी बनानी शुरू कर दिए। राजा ने पानीपुरी की दुकान लगाई और आवाज लगाने लगा, पानीपुरी ले लो पानीपुरी, एक बार खाकर देखो मेरे स्वादिष्ट पानीपुरी। बड़ी मुश्किलों के बाद इक्का दुक्का ग्राहक ही राजा के पानीपुरी खाने आ रहे थे। राजा को ये देखकर बहुत चिंता हो रही थी। राजा जब शाम को घर पहुंचा तो आशा से बोला, आशा, जिस तरह से मेरे पानीपुरी की दुकान चल रही है, वैसे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे पानीपुरी कोई खा ही नहीं रहा, बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और अभी भी राजा की दुकान का वही हाल था कि इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे। एक दिन राजा शाम को घर आया और बोला, आशा, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। राजा ने कोठरी खोली और माँ के पलंग पर जाकर बैठ गया। उसके बाद राजा को नींद आ गई। सपने में उसे अपनी माँ नजर आई, जिसकी गोद में वो सोया हुआ था और राजा की माँ उससे कह रही थी, राजा बेटा, मायूस मत हो, मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी आत्मा को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है। तुम ऐसा करो कि पानी पूरी यहाँ लाकर रखो और बाकी का सामान भी। तुम देखना, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम्हारे पानी पूरी कभी खत्म नहीं होने देगी तुम्हारी ये माँ। राजा जैसे ही जागा, उसने आशा को सारी बातें बताई और आशा ने पानी पूरी, बचा हुआ सामान और पैसे सब कुछ ले जाकर कोठरी में रख दिया। अगले दिन राजा ने जब पानी पूरी की दुकान लगाई तो एकदम से उसकी पानी पूरी की दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक राजा के सारे पानी पूरी गए। राजा बहुत खुशी से घर आया और आशा से बोला, तुम्हें पता है आशा, आज मेरे सारे पानीपुरी बिक गए, बल्कि पानीपुरी कम पड़ गए थे। आशा भी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर वो लोग कोठरी में गए तो देखा कि कोठरी में आलू की बोरियां भरी की भरी पड़ी थीं और पानीपुरी तलने का तेल भी बिल्कुल उतना ही था जितना पहले था। वो समझ गए कि इसके पीछे उनकी माँ का आशीर्वाद है। लगभग 1 महीना बीत चुका था। राजा की दुकान दिन पर दिन बहुत अच्छी चलती जा रही थी। राजा को पता नहीं था, लेकिन आते जाते रामू राजा की चलती हुई दुकान को देखकर बहुत जलबुन रहा था। बताओ भला, कल तक इस राजा के पास काम नहीं था और इसके घर पर खाने के भी लाले थे। इसने पानीपुरी की दुकान क्या खोली? ये तो पैसे छाप रहा है। इसकी पानीपुरी की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है, समझ नहीं आता लोगों को इसके पानीपुरी इतने क्यों पसंद आ रहे हैं। चलो
आज मैं भी एक खाकर देखता हूँ। रामू राजा की दुकान पर जाता है और राजा से कहता है, अरे राजा भाई, मेरे लिए भी 2 पानी पूरी लगा देना। हाँ हाँ रामू भाई, क्यों नहीं। रामू ने राजा के पानी पूरी खाए और मन ही मन बोला, ऐसा भी कुछ खास नहीं है इन पानी पूरी में। जरूर ही कोई जादू टोना कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पानी पूरी इतने बिक रहे हैं। और ऐसा सोचकर रामू वहां से चला गया। और अब राजा ने अपने ठेले की जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया था, जहां पर पानी पूरी के साथ साथ जलेबी और बहुत सारी चीजें मिलती थी। राजा की पानी पूरी की दुकान दिन पर दिन मशहूर होती जा रही थी। अब रामू रोज राजा के पानी पूरी को बिकते हुए देखकर मन ही मन गुड़ता रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा के पानी पूरी खूब बिकते रहे। लगभग 6 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन ये बात रामू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन रामू राजा के घर के सामने से जा रहा था। तभी उसने राजा को अपनी पत्नी से बात करते सुना, तो वो खिड़की में छुपकर सुनने लगा। आशा, अगर इस कोठरी में माँ का आशीर्वाद नहीं होता और इस कोठरी में हमारी सारी चीजें रखने से वो खत्म नहीं होती, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। हाँ जी सब, माँ का आशीर्वाद और आपके पुण्य कर्मों का प्रताप है। ये सब सुनकर रामू सारी बात समझ गया और अपने मन ही मन बोला, अच्छा, तो राजा की कामयाबी का ये राज है। राजा अपनी माँ की कोठरी के कारण कामयाब हो रहा है, तो ठीक है, मैं इस कोठरी में ही आग लगा देता हूँ। न कोठरी रहेगी और न ही राजा कामयाब होगा। अगले दिन रामू ने रात को चोरी से राजा की कोठरी में आग लगा दी और चुपचाप वहां से भाग गया। राजा की कोठरी धूम धूम करके जलने लगी। राजा अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ बाहर आ गया। तब तक सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुखिया जी राजा के पास आए और बोले, अरे भाई राजा, तुम्हारा सारा घर तो जल गया। ऐसा करो, अभी तुम मेरे घर चलो और फिर सुबह सोचना कि क्या करना है। मुखिया जी राजा को लेकर अपने साथ घर चला गया। दूसरे दिन मुखिया कहीं घूमने गए थे। जब वो वापस आया तो वो राजा से बोले, अरे भाई राजा, ये पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है, तुम उस पंचायत में आओ। मैं वहीं बताऊंगा कि आग किसने लगाई है। हाँ वीना मौसी, जरा आप बताओ तो कि आपने क्या देखा था? किसने राजा के घर में आग लगाई थी? मुखिया जी, अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो मैं आशा के घर से ले आती हूँ। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए रात को राजा के घर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर उधर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल राजा के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है? अरे कौन है? मेरी आवाज सुनकर उस आदमी ने पलटकर देखा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। मुखिया जी, वो रामू ही था। क्यों भाई रामू, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। रामू के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसका भेद सबके सामने खुल चुका था। तब मुखिया बोला, तो ठीक है, रामू को इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझसे गलती हुई है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। राजा, मुझे माफ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठाएगा? तुम माफी के लायक नहीं हो रामू, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। तभी राजा बोला, नहीं मुखिया जी, इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए। यह मेरा दोस्त है। मैं मानता हूं कि इसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे माफ करता हूं। और रही बात मेरे घर को जलाने की, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वहां पर फिर से एक नया घर बना लूंगा और अपनी माँ की कोठरी को वापस बना लूंगा। और इस तरह राजा ने रामू को माफ कर दिया। राजा ने अपने लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा घर बना लिया और जहां पर उसकी माँ की कोठरी थी वहां पर फिर से कोठरी बना दी और फिर बाद में रामू को अपने यहाँ काम पर रख लिया।
इस तरह गरीब पानीपुरी वाले ने अपने दोस्त को माफ किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी।